तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बस से उतरकर करीब आधा घंटा पैदल चलने के बाद मैं और मेरा भाई शुभम हम दोनों अपनी मौसी के घर पहुंचे। तो काफ़ी दिनों के बाद मौसी से मिलकर हमें काफ़ी खुशी हुई। असल में हम 5 सालों के बाद अपने मौसी के घर आए थे। मौसी का घर गांव के इलाके में होने के कारण मुझे बार बार यहाँ आने का मन करता है, मगर मेरे काम के चलते मैं यहाँ आ नहीं पाता हूँ। खैर, मौसी के घर पहुँचकर जब मैंने अपनी निगाहें घड़ी में घुमाई तो वक्त हो रहा था शाम के 5 बजे का। ठंड का मौसम होने के कारण शाम के 5 बजे ही आसमान पर अंधेरा छाने लगा था। ऊपर से गांव का इलाका होने के कारण ठंड काफ़ी तेज लग रही थी, जिस कारण बाहर धीरे धीरे सन्नाटा छाने लगा था। वैसे भी इस गांव में लोग ज़्यादा रात तक बाहर नहीं निकलते और ठंड के मौसम में तो और भी नहीं। खैर, देखते ही देखते 4 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। जिसके बाद ठीक रात के 9 बजे मौसी ने हमारा खाना लगा दिया, तो हम खाना खाने बैठ गए। खाना खाते वक्त मैंने मौसी से कहा, मौसी, जब मैं पिछली बार आया था तो इस गांव के पुराने मंदिर के बारे में लोगों के मुंह से तरह तरह की बातें सुन रहा था। तो पुराना मंदिर का नाम सुनते ही मानो मौसी की शक्ल डर के मारे उतर गई। कुछ देर चुप रहने के बाद मौसी ने कहा, तुम दोनों को उस पुराने मंदिर के ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हाँ, भूल से भी शमशान के पीछे उस पुरानी मंदिर की तरफ मत जाना। इस पर मैंने मौसी से कारण पूछा। पहले पहले तो मौसी ने कारण बताने से मना कर दिया, मगर मेरे काफ़ी जिद करने के बाद मौसी ने बताना शुरू किया। आज से काफ़ी साल पहले वो मंदिर तांत्रिकों का डेरा हुआ करता था। पहले पहले तो सब कुछ ठीक था, मगर अचानक ही कुछ दिनों बाद उस मंदिर में मौत का खेल शुरू हो गया। सभी तांत्रिक शैतान की पूजा करने लगे और साथ ही साथ हर अमावस को नर बलि भी देने लगे। हर अमावस को शैतानी मंदिर और उसके आसपास का इलाका बलि की चीख से गूंजने लगा, जिस कारण गांव के सभी लोग डरे सहमे से रहने लगे। लोग रात तो दूर दिन में भी घर से निकलने से कतराते थे, और अमावस में तो कोई भी गांव वाला घर से एक बार भी बाहर नहीं निकलता था। ये मौत का खेल काफ़ी दिनों तक चलता रहा, मगर जब गांव के काफ़ी लोग लापता होने लगे तो गांव वालों ने दूसरे गांव से मदद मांगी, जिसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर उन सभी तांत्रिकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आज भी लोग उस शैतानी मंदिर के आसपास भी जाने से कतराते हैं। कईयों का तो मानना है कि आज भी अमावस की रात में उस मंदिर से लोगों की चीखें सुनाई पड़ती है। हमारा खाना खत्म होते ही मौसी की बात भी खत्म हो गई, जिसके बाद मैं और शुभम अपने कमरे में सोने चले गए। अभी हम बिस्तर पर लेटे ही थे कि तभी मैंने शुभम से कहा, भाई, कल अमावस है, क्यों ना हम कल रात को चुपचाप मंदिर जाएं और देखें कि सच क्या है। इस पर शुभम कुछ देर चुप रहा, फिर अचानक अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, हाँ ठीक है, कल चलकर देख कर आते हैं क्या माजरा है। सारी बात तय करने के बाद हम सो गए। फिर अगली सुबह जब हमारी नींद खुली तो वक्त हो रहा था सुबह के 8 बजे का। सुबह से उठते ही बस हमें इंतज़ार था तो रात होने का। खैर, 12 घंटे 12 साल की तरह बिताने के बाद ठीक रात के 8 बजे हम खाना पीना खाकर अपने कमरे में चले गए। बस हमें इंतज़ार था मौसी के सोने का। खैर, करीब और 2 घंटा इंतज़ार करने के बाद जब सभी लोग नींद के आगोश में आ गए तो मैं और शुभम हम दोनों उठे और टॉर्च लेकर धीरे धीरे घर से बाहर निकलने लगे। तो बाहर निकलते ही अंधेरे ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। साथ ही साथ ठंड इतनी थी कि घर के बाहर एक कदम निकालते ही ठंड के मारे हम कांपने लगे। खैर, फिर भी हम
ठंड से मुकाबला करने के लिए स्वेटर जैकेट पहनकर आए थे। उस समय रात के 10 बजना यानी काफ़ी रात, जिस कारण गांव पूरी तरह से सुनसान और सन्नाटे में डूब चुका था। दूर दूर तक हमें हमारे अलावा इंसान तो दूर जानवर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मानो इंसान तो दूर परिंदे भी अमावस से काफ़ी डर रहे हों। खैर, हमें वहाँ और समय जाया ना करके हम उस शैतानी मंदिर की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि हमें कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ऊपर से अमावस की काली रात होने के कारण अमावस पर चांद का तो कोई अता पता भी नहीं था। लेकिन फिर भी हमने टॉर्च नहीं जलाया, क्योंकि हम टॉर्च की रोशनी से इस अद्भुत अंधेरे को भंग करना नहीं चाहते थे। आगे बढ़ते वक्त हमें बार बार ये डर भी लग रहा था कि हमें कोई सांप ना काट दे, क्योंकि गांव का इलाका होने के कारण यहाँ आए दिन सांप निकलते रहते हैं। मगर मुझे ये भी पता था कि सांप बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर हमारा पैर उस पर आ जाए तब तो बात ही कुछ और है। पूरे माहौल में इतना सन्नाटा फैला हुआ था कि हमारे पैदल चलने की आवाज़ हमें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। साथ ही साथ आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें इस माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। खैर, कुछ दूर पैदल चलने के बाद हम शमशान वाले रास्ते पर पहुँचे तो दूर से ही हमें वो शमशान और उसके पीछे वो मंदिर दिखने लगा। तो वो मंदिर पूरी तरह से घने कोहरे में डूबा हुआ था। हम जल्दी जल्दी अपने कदमों को चलाकर उस मंदिर के थोड़ा करीब पहुँचे तो मंदिर के करीब पहुँचते ही हम एकदम से हैरान हो गए, क्योंकि उस शैतानी मंदिर के करीब पहुँचते ही हमने देखा कि उस मंदिर का दरवाज़ा खुला हुआ है और उस दरवाजे के अंदर से हल्की लाइटें आ रही हैं। मगर मौसी ने तो कहा था कि ये शैतानी मंदिर काफ़ी सालों से बंद है, तो मंदिर के अंदर से रोशनी कैसे आ सकती है। कहीं गांव वालों की बात सच तो नहीं है कि आज भी वो तांत्रिक इस मंदिर में आते हैं। अभी हम ये सोच ही रहे थे, तभी एकदम से किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आई। उस आदमी के चिल्लाने की आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि मानो उस आदमी का कोई अंग शरीर से कटकर अलग हो गया हो। उस चीख को सुनते ही हमें पता चल गया कि वो चिल्लाने की आवाज़ उस शैतानी मंदिर से ही आ रही है। तो हम चलकर उस मंदिर के पास पहुँचे। अब शुभम थोड़ा थोड़ा डरने लगा था, जिस कारण वो मुझे ही दरवाजे के अंदर झांकने को बोल रहा था। तो मैंने जैसे ही दरवाजे के अंदर झांका तो मेरे होश उड़ गए और मेरा सारा शरीर कांपने लगा, क्योंकि गांव वालों की बात आधी सच थी और आधी उससे भी ज़्यादा डरावनी। दरअसल उस मंदिर में तांत्रिकों का एक झुंड शैतानों की मूर्ति के आगे हवन कर रहे थे और साथ ही साथ बगल में एक आदमी पड़ा हुआ था जिसका सर धड़ से अलग था। यानी वो चीखने की आवाज़ उसी आदमी की थी जब उसकी बलि हुई थी। और एक बात, सारे तांत्रिकों का शरीर पूरी तरह से कटा हुआ था। किसी के हाथ नहीं थे तो किसी का आधा शरीर नहीं था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये सभी तांत्रिक भूत हैं। मैं इतना डर चुका था कि मैं अपने आप को संभाल नहीं सका और मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर सभी भूत मेरी तरफ देखने लगे। मैं समझ गया कि अगर हम लोग ज़्यादा देर तक यहाँ रुकें तो बच नहीं पाएंगे, जिस वजह से मैंने और मेरे भाई ने, हम दोनों ने मिलकर वहाँ से दौड़ लगा दी। भागते भागते जब मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो सारे भूत मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। फिर जैसे ही हम भागते भागते गांव के रास्ते पर पहुंचे तो वो सभी भूत एकदम से गायब हो गए। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई। तो दोस्तों,
ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। राहुल के घर में रहते हुए मुझे यहीं कोई 1-2 दिन ही बीते होंगे। राहुल अपने घर में अकेला रहता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। राहुल का घर एक ऐसी जगह पर था जहां शायद ही कोई रहना पसंद करेगा, क्योंकि उसके घर के आसपास दूसरा कोई घर नहीं था। अगर कुछ था तो सिर्फ घना जंगल। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राहुल ने ऐसी जगह पर घर लिया ही क्यों, जहां आधे दिन बिजली ही नहीं रहती। एक रात जब मैं और राहुल एक कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी मैंने राहुल से पूछा, यार तू इस घर को बेचकर कोई अच्छी जगह पर फ्लैट क्यों नहीं ले लेता? इस पर राहुल मुस्कुराते हुए बोला, ये हमारा खानदानी घर है। मेरे दादा परदादा, यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा भी इसी घर में मरे हैं। पता नहीं क्यों इस घर को छोड़ने का मन नहीं करता। राहुल की ये बात सुनकर मैंने भी और कुछ नहीं बोला। टीवी देखते देखते रात के 9 बज गए, जिसके साथ ही हमारे पेट की भूख ने जागना शुरू कर दिया। जिस पर मैंने राहुल से कहा, यार आज खाने में एक पिज्ज़ा मंगवा लेते हैं क्या? इस पर राहुल बोला, हाँ ठीक है मंगवा ले, वैसे भी आज खाना बनाने का मन नहीं कर रहा। लिहाजा मैंने अपना फ़ोन निकाला और ऑनलाइन पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया। पिज़्ज़ा आधे घंटे में ही आने वाला था। पिज़्ज़ा ऑर्डर देने के साथ ही साथ मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना अभी जो डिलीवरी बॉय पिज्ज़ा लेकर आएगा उसे थोड़ा डराया जाए। थोड़ी मस्ती मजाक करने में कोई हर्ज नहीं है। लिहाजा मैंने ये शैतानी आइडिया राहुल को बताया। पहले तो राहुल मना कर रहा था, मगर मैं जब जिद करने लगा तब राहुल मान गया। फिर तकरीबन 20-25 मिनट बाद घर के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। हम दोनों समझ गए कि कौन होगा, और वहीं से उस डिलीवरी बॉय को डराने का सिलसिला हम दोनों ने शुरू कर दिया। उस डिलीवरी बॉय को हमने इतना डराया कि वो पिज़्ज़ा वहीं छोड़कर बिना पैसे लिए ही भाग गया। हमने पिज़्ज़ा लिया और घर के अंदर आकर दरवाज़ा बंद करके पिज़्ज़ा खाने लगे। हम दोनों ये सोचकर खुश थे कि पैसे भी नहीं लगे और पिज़्ज़ा भी मिल गया। ये सोचकर अभी हम पिज़्ज़ा खा ही रहे थे कि तभी घर के दरवाजे पर बाहर से कोई दस्तक देने लगा। हम जानते थे कि वही डिलीवरी बॉय होगा। दरवाजे पर दस्तक सुनकर राहुल बोला, यार उसके पैसे दे देते हैं, किसी की मेहनत की कमाई नहीं मारनी चाहिए। इस पर मैं बोला, हाँ यार पैसे दे देते हैं, रुक मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। इतना बोलकर मैं दरवाजे के पास गया और दरवाज़ा खोलते ही मैं हैरान रह गया, क्योंकि बाहर कोई नहीं था। मैंने घर की दहलीज से अपना सिर बाहर निकालकर दाएं बाएं भी देखा, मगर दूर दूर तक कोई नहीं था। इतने में ही पीछे से राहुल बोला, क्या हो भाई, कौन है? इस पर मैं बोला, कोई नहीं है यार। इस पर राहुल ने मेरे करीब आते हुए कहा, क्या कोई नहीं है? पर दरवाज़ा कौन पीटा फिर? इतना बोलकर मैं और राहुल घर से बाहर निकलकर चारों तरफ देखने लगे, मगर सच में वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद भी जब कोई नहीं मिला तो मैं और राहुल वापस अंदर आ गए और दरवाज़ा बंद करके पिज़्ज़ा खाने लगे। पिज़्ज़ा ख़त्म करके हाथ मुंह धोने के बाद हम दोनों एक ही कमरे में जाकर पसर गए। कुछ देर तक हम दोनों फ़ोन पर टाइम पास करते रहे, मगर फ़ोन चलाते चलाते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला।
पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो घर के दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। मैंने आंख मीचते हुए पलटकर राहुल की ओर देखा तो मैं देखता ही रह गया, क्योंकि राहुल अपनी जगह पर सोया नहीं बल्कि बैठा हुआ था और जोर जोर से कांप रहा था। मैं हड़बड़ाकर उठ गया और राहुल के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ राहुल, कांप क्यों रहा है तू? इस पर राहुल ने कुछ बोले बिना ही घर के दरवाजे की ओर इशारा किया। दरवाजे पर लगातार दस्तक होए जा रही थी। इस पर मैंने राहुल से कहा, क्या हुआ, डर क्यों रहा है तू? रुक, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। ये बोलकर अभी मैं दरवाज़ा खोलने के लिए पलंग पर से उठ ही रहा था, तभी राहुल ने एक झटके से मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया और बोला, अभी तू पागल है क्या? वो लौट आया है, हम दोनों को मार देगा वो। इस पर मैंने राहुल से पूछा, कौन आ गया है? वो पिज़्ज़ा बॉय? वो क्यों मारेगा हमें? अबे मैं उसके पैसे दे देता हूँ, कुछ नहीं होगा, तू बैठ। इतना बोलकर मैं दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। मैंने जैसे ही दरवाजे की कुंडी हटाकर दरवाज़ा खोला तो फिर वही, बाहर कोई नहीं था। अब इस लुक्का छुपी के खेल से मैं परेशान हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है जो हमारे साथ ऐसा भद्दा मजाक कर रहा है। मैंने गुस्से में गाली बकते हुए दरवाज़ा बंद किया और राहुल के पास आकर पलंग पर बैठते हुए बोला, तू बेकार में ही डर रहा था। अरे कोई शैतानी कर रहा है हमारे साथ, और कुछ नहीं, चल सो जा। इतना बोलकर मैं वापस अपनी जगह पर जाकर पसर गया, मगर राहुल वो अभी भी बहुत डरा हुआ था। लेकिन राहुल ऐसे क्यों डर रहा था? खैर, मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, इसलिए मैंने उतना ध्यान ना देते हुए आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। अभी मैं आंख बंद करके सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक होने लगी। इस बार मैं खिसियाते हुए पलंग पर से उठा, तभी राहुल डरते डरते बोला, सुन, इस बार पहले दरवाज़ा मत खोल, दरवाजे के बगल में खिड़की है, उससे झांक कर देख ले। मैंने भी सोचा यही ठीक होगा, पता चल जाएगा आखिर ये बदमाशी कौन कर रहा है। लिहाजा मैं चलकर दरवाजे के बगल में बनी खिड़की के पास गया। खिड़की पहले से ही खुली हुई थी। मैंने जैसे ही उस खिड़की से बाहर दरवाजे की ओर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पैरों के नीचे जमीन है या नहीं मुझे पता नहीं चल रहा था, क्योंकि दरवाजे पर पिज़्ज़ा बॉय के कपड़ों में एक आदमी खड़ा था। उसकी शक्ल इतनी डरावनी थी जो शायद मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। ये तो पक्का था कि ये डरावनी शक्ल वाला आदमी वो पिज़्ज़ा बॉय नहीं है जो हमें पिज़्ज़ा देने आया था। तो फिर कौन है ये आदमी? डर के मारे मेरा पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। इतने में ही पीछे से राहुल आया। खिड़की से बाहर उसने भी वही देखा जो मैंने देखा था। हालांकि राहुल उस भूत को देखकर डर जरूर रहा था, मगर वो मेरी तरह हैरान नहीं था जैसे उसे इस भूत के बारे में सब कुछ मालूम हो। फिर राहुल मुझे वहाँ से पलंग के पास लेकर आया और चुप रहने का इशारा किया, जिसके कुछ देर बाद ही जब दरवाजे पर दस्तक बंद हो गई तब राहुल ने बताना शुरू किया। आज से कुछ साल पहले मेरे कॉलेज के कुछ दोस्त कुछ दिनों के लिए मेरे यानी राहुल के घर पर रहने आए थे। उन्होंने भी एक रात पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और साथ ही पिज़्ज़ा बॉय को डराने का प्लान बनाया। कुछ ही देर में पिज़्ज़ा बॉय आया और मेरे दोस्तों ने मिलकर
उसे बहुत डराया। मेरे दोस्तों ने उस पिज़्ज़ा बॉय को इतनी बुरी तरह से डराया कि उस पिज़्ज़ा बॉय को हार्ट अटैक आ गया और उसने यहीं पर दम तोड़ दिया। तब से उस पिज़्ज़ा बॉय की आत्मा यहीं पर भटकती रहती है। ऊपर से आज हमने उस पिज़्ज़ा बॉय को डराकर ठीक नहीं किया। इस पर मैंने राहुल से पूछा, पर भाई जब मैंने दो बार दरवाज़ा खोला तब तो कोई नहीं था। इस पर राहुल बोला, हाँ वो इसलिए क्योंकि वो पिज़्ज़ा बॉय की आत्मा 3 बार दरवाज़ा पीटती है। 2 बार वो कुछ नहीं करता, लेकिन अगर तीसरी बार किसी ने गलती से भी दरवाज़ा खोल दिया तो वो जिंदा नहीं बचता। ये सब सुनकर मैं बहुत डर गया, लेकिन साथ ही उस रात मुझे एक सीख भी मिली कि मजाक एक हद तक अच्छी लगती है। वो मजाक नहीं कहलाता जिसमें किसी की जान पर बनाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।